Hello बच्चों, I welcome you all in part 3 of chapter number 9 coordination compounds. Next topic which we are studying is coordination number. हमें coordination number के बारे में समझना है। हम लोगों ने जब वर्नर का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया तब हमने इस कंसेप्ट को ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर ही मेटल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो किसी भी मेटल एटम ने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं लिगेंड के साथ, उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स formed by metal atom is known as coordination number। उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। अब इसके बेसिस पे एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, इसीलिए हम इसके एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोला जाता है। इसके थोड़े ज़्यादा एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, बच्चों ध्यान से समझ लेना। द फर्स्ट इज CrNH36Cl3। तो इस कंपाउंड के अंदर आप देखो तो मेटल एटम ने एक अमोनिया के साथ एक, ऐसे टोटल 6 अमोनिया हैं, तो 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। अगर मैं इसका रफ फिगर ड्रॉ करूं तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पर हर जगह पे अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर हर जगह पे अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट है। तो अब ध्यान से देखो तो मेटल एटम ने 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। कहने का मतलब इस मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको काउंटर आयंस की या प्राइमरी वैलेंसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तब। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम जो है वो 6 हो जाएगा। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है Cr। मेटल एटम सेम का सेम ही है, लेकिन मैंने लिगेंड चेंज कर दिया है। Cr इथेन 1,2 डायमाइन +3, आप इधर 3 क्लोरीन भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, बराबर। मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर बच्चे आकर के गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं वो समझना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इथेन 1,2 डायमाइन जो है वो आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है। इथेन 1,2 डायमाइन जो है वो आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है। तो एक इथेन 1,2 डायमाइन जो है वो मेटल एटम के साथ इस तरीके से 2 बॉन्ड बना देता है। एक इथेन 1,2 डायमाइन मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। कहने का मतलब आप ध्यान से देखो तो मेटल एटम ने यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पर भी मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। बच्चे यहाँ पर मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम में 3 लिख के आते हैं, जो गलत है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पर मेजॉरिटी बच्चे लिख के आएंगे MnADTA के कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 1 लिख के आएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। बट हकीकत में इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि ADTA के पास 6 बॉन्डिंग साइट्स होती है। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास 6 बॉन्डिंग की साइट्स है। तो मेटल एटम एक ही लिगेंड के साथ 6 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर आपका मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 आएगा। यहाँ पर फोर्थ कंपाउंड की हम बात करें तो वो है PtCl2NH3 ट्वाइस। तो ये दोनों ही मोनोडेंटेंट लिगेंड है। तो यहाँ पर जो मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा। अगर बाइडेंटेंट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने भी लिगेंड है उसका डबल कर दो। अगर आपका हेक्साडेंटेंट लिगेंड है तो 6 टाइम्स कर दो। मोनोडेंटेंट लिगेंड है तो जितने लिगेंड है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर इसके अंदर हीट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स है। हीट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका एक लिगेंड है ऑक्सलेटो, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा लिगेंड नाइट्राइटो है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट है। इसका जो चार्ज है वो -3 है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन और ब्रोमाइड और नाइट्राइटो ये दोनों ही मोनोडेंटेंट लिगेंड है। ये दोनों आपके मोनोडेंटेंट लिगेंड है, लेकिन ऑक्सलेटो बायडेंटेंट लिगेंड है। तो ऑक्सलेटो बायडेंटेंट लिगेंड होने की वजह से एक लिगेंड मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लिगेंड है तो वो मेटल के साथ 4 बॉन्ड बनाएंगे। ब्रोमीन 1 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्राइटो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर भी मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने जो वर्नर की थियरी में पढ़ा था कि भले ही कि अलग अलग टाइप के लिगेंड अटैच हों, लेकिन मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज नहीं होता है। वो बात यहाँ पर प्रूव हो रही है कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चेंज होती है प्राइमरी वैलेंसी और वो आयोनाइजेबल होती है। बाकी की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो चेंज नहीं होती है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, विच इज नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे आईयूपीएसी कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम देने के लिए रूल्स हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स की मदद से होता है। तो आइए सबसे पहले हम उन रूल्स को समझ लेते हैं। तो हम टॉपिक का नाम दे देंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग समझ रहे हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इनके रूल्स समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स क्या क्या हैं। रूल नंबर 1, कैटायन शुड बी नेम्ड फर्स्ट। कैटायन should be named first and then anion, और उसके बाद एनायन आता है। पहले कैटायन का नाम आता है और उसके बाद एनायन आता है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं NaCl, तो आप इसका नाम क्या देते हो? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इसका नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। तो लाइकवाइज अगर आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है CONH3 6Cl3, तो इसके अंदर यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो CONH3 6 +3 +3Cl-, इस तरीके का डिसोसिएशन होगा। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव पार्ट पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है। तो जब आप इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करोगे तब ये पार्ट का नाम पहले आएगा, उसके बाद इसका आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल है K4FeCN6। इसका जब डिसोसिएशन होगा तब वो बनाएगा 4K ++ FeCN6-4। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम है तो उसका नाम पहले आएगा, फिर इस नेगेटिव पार्ट का हम लोग नाम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम दूसरे रूल की डिस्कशन करें तो दूसरा रूल कहना चाहता है कि यहाँ पर अगर आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर नेगेटिवली चार्ज है, देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के 3 चांसेस हैं, या तो वो नेगेटिव हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब हम लोग इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के नाम के पीछे ATE 8 सफिक्स लगता है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी
न्यूट्रल या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसके पीछे कोई सफिक्स नहीं लगता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर अगर आप बात करो तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के पीछे 8 लगेगा, अगर वो पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो कोई सफिक्स नहीं लगेगा। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम जो भी हो, लेकिन नाम के मेटल के नाम के पीछे फेरेट आएगा। फेरेट नाम मेटल का है फेरस और पीछे 8 लगा है इसीलिए फेरेट। यहां पर सिंपल मेटल का नाम आएगा कोबाल्ट, कोई सफिक्स नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 भी हम लोगों को समझ में आ गया है। रूल नंबर 3, जब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम दे रहे हो, जब आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम दे रहे हो तो उस केस में लिगेंड शुड बी नेम्ड फर्स्ट। लिगेंड का नाम पहले आना चाहिए। लिगेंड शुड बी नेम्ड फर्स्ट देन मेटल। लिगेंड का नाम पहले आना चाहिए, उसके बाद मेटल आएगा। तो अगर मैं इसका नाम दूं तो वो हो जाएगा हेक्सामाइन कोबाल्ट। लिगेंड पहले आएगा, मेटल बाद में आता है। इसका नाम दूं तो हेक्सासाइनोफेरेट। तो बेसिकली हमको इतना समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम दो तब सबसे पहले आपका लिगेंड आता है, उसके बाद जो है वो मेटल एटम आता है। अब हम अगर हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, रूल नंबर 4, अगर हम लोग हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, रूल नंबर 4, इन हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स, अगर हम हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि डिफरेंट लिगेंड्स होंगे। तो इन सच अ केस नेमिंग ऑफ लिगेंड should be in alphabetical order, should be in alphabetical order। एक एग्जाम्पल दे देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दूं तो सपोज करो कि Cr के साथ H2O4 Cl2 इस टाइप का लिगेंड जो है वो जुड़ा हुआ है, बराबर। अच्छा, अब यहां पर सॉरी हाँ, चार्ज जो है वो +1 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 लिगेंड है। पहला इसको बोला जाता है एक्वा और इसको बोला जाता है क्लोरो। तो जब आप एक्वा और क्लोरो को नोमेनक्लेचर करेंगे तब आपको पता है कि भाई अल्फाबेटिकली एक्वा पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे बताऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इतना समझो कि एक्वा पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, तो हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। अगर हम लोग लिगेंड की बात करें तो लिगेंड के केस में भी चार्जेस पॉसिबल है। मतलब आपका लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, आपका लिगेंड पॉजिटिव हो सकता है, आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो तीनों के तीनों केसेस में हम लोग क्या सफिक्स लगता है वो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड है, अगर आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ओ सफिक्स लिगेंड के नाम के पीछे लगता है। सफिक्स मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर वो लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो लिगेंड के नाम के पीछे IUM दैट इज ईएम सफिक्स लगता है। अगर लिगेंड न्यूट्रल है, अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो उसके पीछे कोई भी सफिक्स नहीं लगता है। लिगेंड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो O सफिक्स लगता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो EM सफिक्स लगता है, और अगर कोई भी चार्ज नहीं है मतलब कि न्यूट्रल है तो कोई सफिक्स नहीं लगता है। किसी भी पर्टिकुलर लिगेंड का नाम देना हो या समझो कि एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, 6 नंबर का रूल ऐसा कहता है कि इफ मल्टीपल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप, इफ मल्टीपल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप प्रेजेंट है, अगर मल्टीपल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप प्रेजेंट है
तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। मतलब अगर 2 लिगेंड प्रेजेंट है तो डाई, 3 लिगेंड प्रेजेंट है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 लिगेंड प्रेजेंट है तो हेक्सा। बट अगर नाम के अंदर, अगर लिगेंड के नाम के अंदर, बट इफ द लिगेंड contains डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी, कोई कोई लिगेंड ऐसा होता है जिनके नाम के अंदर ही ये वर्ड्स आते हैं, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायमाइन। तो इनके नाम के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो इनको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे इनको, अगर एक जैसे ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो इनको लिखने के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे 20, ट्रीस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। अब यहां पर 2 एस मत लगा देना वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर एक ही एस है, ठीक है। तो अगर लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज हो रहा हो तो ऐसे लिगेंड के केस में 20, ट्रीस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे वर्ड्स को हम लोग लिखते हैं। चलो एक आध इसका एग्जांपल दे देता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। चलो 6 नंबर के रूल का हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं। समझो कि यहां पर आपका कंपाउंड है CrEn थ्राइस Cl3। तो इसका नाम हम लोग अगर देने जाए तो वो हो जाएगा, अगर हमारा नॉर्मल नोमेनक्लेचर फॉलो करें तो ट्राई इथेन 1,2 डायमाइन क्लोराइड। तो देखो यहां पर डाई आया और यहां पर ट्राई आया। चलो एक और बढ़िया एग्जांपल लेता हूं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। PtEn ट्वाइस Cl2। यहां पर अगर आप नाम देखो तो इथेन, डाई इथेन 1,2 डायमाइन क्लोराइड। देखो 2 बार डाई डाई आ रहा है जो गलत है, बराबर कंफ्यूज करता है। इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को करने के लिए एक नई मेथड यूज करते हैं जिसके अंदर हम लोग पहले लिखेंगे 20, ठीक है, BIS 20, यहाँ पे हो गया 20। फिर हम लोग लिखेंगे इथेन 1,2 डायमाइन और फिर लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो 20 इथेन 1,2 डायमाइन क्लोराइड, इस तरीके से 20 वर्ड जो है वो यूज किया गया है। अगर ऐसे 3 लिगेंड है तो ट्रीस यूज करोगे, 4 लिगेंड है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, बराबर। इस तरीके के प्रीफिक्सेस को हम लोग यूज करते हैं। आई होप रूल क्लियर हुआ होगा आपको, बराबर। लास्ट रूल ये सा कहता है कि मेटल एटम के नाम के पीछे, सेंट्रल एटम के नाम के पीछे आपको एक पैरेंथेसिस बनाना है, ठीक है। रूल नंबर 7 के सेंट्रल मेटल एटम के पीछे आपको एक पैरेंथेसिस बनाना है। इस पैरेंथेसिस के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरल में लिखना है, रोमन न्यूमेरल में लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम के बाद में आपको एक पैरेंथेसिस बनाना है, इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। उसके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखा जाएगा। चलो एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं CrH2O6 Cl3। तो यहां पर मैं नाम लिखूंगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम। उसके बाद देखो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम था, पैरेंथेसिस बनाया और क्लोराइड लिख दिया। इस पैरेंथेसिस के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैं लिख दूंगा जो 3 है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आया 3? उसको मैं सिखाऊंगा आपको, जब एग्जांपल्स कराऊंगा ना तब इनके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने की मेथड मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये आपके हो गए रूल्स।
अब मैं आपको कुछ नेगेटिव लिगेंड्स और उनको कैसे नाम दिया जाता है उसके बारे में बता देता हूं। ये रूल्स, ये नेगेटिव लिगेंड्स आपको याद रखने हैं, तो ही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना आएगा। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन के अंदर 110% आपको इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही। तो कहने का मतलब इन रूल्स को और अभी जो लिगेंड्स के नाम बता रहा हूं उसको अच्छे से याद कर लेना। पहला है आपका नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। यहां पर मैं पहले तो नेगेटिव लिगेंड का फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उनका ऑर्डिनरी नेम आएगा, ऑर्डिनरी नेम, ठीक है, कि नॉर्मल केसेस में उनको क्या बोला जाता है। फिर यहां पर नेम व्हेन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लिगेंड, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लिगेंड, जब वो लिगेंड के फॉर्म में है तो उनका नाम क्या आएगा वो लिखूंगा। और यहां पर मैं उनका चार्ज लिख देता हूं, चार्ज। आप इसको नोटिस करते जाइएगा, साथ साथ में पॉसिबल हो तो लिखते भी जाइएगा, ठीक है। चलो, जो पहला लिगेंड है, यहां पर थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म बना देता हूं। तो यहां पर जो पहला लिगेंड है वो है Cl-। उसके बाद मैं यहां पर Br- ले लेता हूं, यहां पर I- ले लेता हूं और यहां पर F- ले लेता हूं। हमने नाम में क्या समझा था, तो देखो इसका ऑर्डिनरी नाम पहले तो लिख देते हैं, क्लोराइड होगा, क्लोराइड। इसका नाम ऑर्डिनरी हो जाएगा ब्रोमाइड। इसका ऑर्डिनरी नाम है आयोडाइड और इसका ऑर्डिनरी नाम है फ्लोराइड। तो हमने नोमेनक्लेचर में समझा था कि जब भी वो लिगेंड के फॉर्म में हो और अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हो तो उसके नाम के पीछे ओ लगता है। तो आप इन सभी का लास्ट लेटर हटा दो और ओ लगा दो, मतलब क्लोराइड का हो जाएगा क्लोरिडो, ब्रोमाइड का हो जाएगा ब्रोमीडो, ब्रोमीडो, आयोडाइड का हो जाएगा आयोडीडो, फ्लोराइड का हो जाएगा फ्लोरिडो, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। सभी का चार्ज आप लोगों को दिख ही रहा है कि वो -1, -1, -1 और -1 हो गया। चलो ये 4 लिगेंड्स तो भैया हमको हो गए क्लियर, ठीक है। चलो और 4 लिगेंड्स लेते हैं, मैं 4 लिगेंड्स लेकर के आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी करिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर अच्छे से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 4 लिगेंड्स तो हो गए। अब और 4 लेता हूं। एक है आपका Cn-, एक है SCn-, दूसरा है SnCs- जो इसका ब्रदर ही है, ठीक है। उसके बाद है C2O4-2, ठीक है। अब इसको ऑर्डिनरी केस में क्या बोला जाता है, तो इसको ऑर्डिनरी केस में बोला जाता है साइनाइड, इसको बोला जाता है थायोसाइनाइड, इसको बोला जाता है आइसोथायोसाइनाइड और इसको बोला जाता है ऑक्सलेट, ठीक है। तो देखो ऑक्सलेट का तो बहुत सिंपल है, ई हटा के ओ लगा दो तो मतलब हो गया ऑक्सलेटो। चार्ज भी बहुत सिंपल है, -2, चलो ये तो लिख दिया। अब यहां पर ये तीनों का नाम थोड़ा सा अटपटा है, याद रखना। इसका नाम हो जाएगा साइनो, साइनाइडो होना चाहिए, कुछ लोग साइनाइडो भी लिखते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में साइनो लिखा जाता है, ठीक है, साइनो। यहां पर हो जाएगा थायोसाइनेटो, याद रखना इसको, थायोसाइनाइडो नहीं, थायोसाइनेटो। इसका हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो, जो मैंने रेड लाइन से किया है उसको आपको खास समझना है, ठीक है। अच्छा, चार्ज आप सभी को ही क्लियर हो रहा होगा कि तीनों के अंदर चार्ज जो है वो -1, -1 और -1 है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ले लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपने 2 आयंस पढ़े होंगे,
पहला है आपका NO3 माइनस, इसको बोला जाता है नाइट्रेट, ठीक है। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है नाइट्राइट, वो 10th चैप्टर में क्लियर हुआ होगा, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रेट और ये हो गया आपका नाइट्राइट। अब आपको पता है कि भैया नाइट्राइट जो है ना वो एम्बीडेंटेंट लिगेंड है, ठीक है। तो इसके बारे में एक और ले लेंगे, बराबर। ये हो गया नाइट्राइट, बराबर। चलो उसको लिगेंड की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। तो नाइट्रेट, तो लास्ट वाला ई हटा दो और लिख दो ओ, ये हो गया नाइट्रेटो, बात खत्म, बराबर, नाइट्रेटो। अब यहां पर दो केसेस आएंगे, पहला आएगा, नाम तो देखो नाइट्राइटो होगा, नाइट्राइटो, लेकिन अगर लिंकेज नाइट्रोजन से है तो हम लोग लिखेंगे नाइट्राइटो एन, ठीक है, नाइट्राइटो एन। और अगर लिंकेज आपकी ऑक्सीजन से है तो हम लोग लिखेंगे नाइट्राइटो ओ। तो बेसिकली ये हो गया NO2 और ये हो गया ONO। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। दोनों का ही चार्ज तो आपको बहुत समझ में आ ही रहा है कि भाई वो -1 और -1 होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बाकी के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसको बोला जाता है ऑक्सी, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑक्सी। OH माइनस को बोला जाता है हाइड्रोक्सी नॉर्मल केसेस में, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ऑक्सी और हाइड्रोक्सी। उसके बाद है आपका CO3-2, इसको बोला जाता है कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बाकी के 3 लिगेंड को बाद में ले रहा हूं। चलो ऑक्सी है और वो अगर लिगेंड के फॉर्म में आएगा तो नाम के पीछे का Y हटा दो, O लगा दो, ऑक्सो। यहां पर अगर हाइड्रोक्सी है तो लगा दो हाइड्रोक्सो, ठीक है। और यहां पर अगर कार्बोनेट है तो यहां पर लगा दो कार्बोनेटो। इसका चार्ज होगा -2, हाइड्रोक्सी का चार्ज होगा -1 और कार्बोनेटो का चार्ज होगा -2। क्लियर है। चलो अब और लिगेंड ले लेते हैं यहां पर। अच्छा, यहां पर अगर मैं लिखूं तो इसको आप नॉर्मल लाइफ में बोलते हो अमोनिया, ठीक है। इसको बोला जाता है अमाइड और इसको बोला जाता है इमाइड, ठीक है। अमोनिया जब लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है अमाइन। इसका ई हटा दो एमिडो, इसका ई हटा दो इमीडो। क्लियर है। चार्ज अमाइन एमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, इसका -1 और इसका -1। क्लियर है। चलो अब कुछ और, यहां पर एक है आपका S-2, इसको बोला जाता है सल्फाइड। उसके बाद है SO3-2, इसको बोला जाता है सल्फाइट, और SO4-2, इसको बोला जाता है सल्फेट, ठीक है। तो सल्फाइड अगर लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम लोग लिखेंगे सल्फाइडो, इसको लिखेंगे सल्फाइटो और इसको लिखेंगे सल्फेटो। क्लियर है। चार्ज सभी का आपको बहुत ही अच्छे से आ रहा है, -2 और -2, ठीक है। तीनों का ही चार्ज जो है वो आपका -2 और -2 होगा। चलिए इसके अंदर कोई डाउट नहीं है हमको। अब हम कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ तक के जो भी लिगेंड्स थे वो सब के सब जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स थे। अब हम नेगेटिव लिगेंड्स थे। अब हम कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए हुए हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला लिगेंड जो है वो है NH3, बराबर, अमोनिया। उसके बाद है H2O, वाटर। उसके बाद है कार्बोनिल। उसके बाद है इथेन 1,2 डायमाइन और उसके बाद है
NO, ठीक है, इथेन 1,2 डायमाइन, उसके बाद है NO और लास्ट है मीथेन अमाइन, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं अमोनिया, ऑर्डिनरी नेम। इसको बोला जाता है वाटर, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोला जाता है इथेन 1,2 डायमाइन। इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल और इसको बोला जाता है मीथेन अमाइन, ठीक है। जब ये लिगेंड के फॉर्म में है तो हम इसको बोलेंगे अमाइन, अमोनिया को बोलेंगे अमाइन, वाटर को बोलेंगे एक्वा, लैटिन वर्ड वाटर के लिए है एक्वा इसीलिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलेंगे कार्बोनिल। अच्छा, इथेन 1,2 डायमाइन को वही बोलेंगे, ठीक है। नाइट्रोसिल को भी वही बोलेंगे और मीथेन अमाइन को भी उसी नाम से जानेंगे। क्लियर है? अब इनका चार्ज की बात करें तो सबके सब न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब आपका जो चार्ज है वो सब के केस में 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड्स, उनके नाम और एग्जाम्पल। आपको आज मैंने जो रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाए हैं वो और इन लिगेंड्स के नाम अलोंग विद देयर चार्ज याद करना है, तो ही इसके बाद का लेक्चर पार्ट नंबर 4 आपको अच्छे से आएगा। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से 4-5 बार लिख करके लर्न कर लीजिएगा। एज ऑफ नाउ नोट कर लो इसको, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।